के छिपे होने की आशंका है और एनकाउंटर ये लगातार जारी है। पुलवामा के फ्रेसीपोरा इलाके में एनकाउंटर लगातार चल रहा है। आतंकवादियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। बताया जा रहा है कि लगभग 1 से 2 आतंकी हैं और ऐसे में गश्त लगाई जा रही है। और आपको बताएं, स्थानीय लोगों की मदद से जो लोकल इनपुट्स मिले हैं उसकी मदद से भी सुरक्षा बल आए दिन आतंकियों का एनकाउंटर कर रहे हैं। और क्लीन कश्मीर के तहत भी जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके मद्देनजर भी हम देख रहे हैं कि आतंकवादियों से मुठभेड़ आए दिन हमें खबरें सुनने को मिलती है। और खासकर पुलवामा इलाके की अगर बात करें तो फ्रेसीपोरा वो इलाका है जो कि जहां पर अक्सर हमने देखा है कि अशांति रहती है और ऐसे में आतंकियों के वहां पर छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। और अभी जो इनपुट्स मिले हैं उसके हिसाब से 1 से 2 आतंकी हो सकते हैं और इन आतंकियों के साथ एनकाउंटर लगातार जारी है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है पूरे इलाके में और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस भी वहां पर मार्च करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलवामा से फ्रेसीपोरा इलाके में मुठभेड़, आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने जानकारी ये मिल रही है कि आतंकवादियों को घेरा हुआ है। 1 से 2 आतंकियों के होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये आतंकी कौन से आउटफिट से, टेररिस्ट आउटफिट से हो सकते हैं, इस बारे में अभी तक हालांकि कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इन आतंकियों के पकड़े जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है क्योंकि पूरी तरीके से इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और ये आतंकी दोनों इस वक्त घेरे हुए हैं। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा है और 1 से 2 आतंकियों के होने की संभावना जताई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी आ रही है। हालांकि एनकाउंटर में कोई मारा गया है या नहीं मारा गया है, इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन हां, ये जानकारी जरूर है कि 1 से 2 आतंकी घिरे हुए हैं इस वक्त और सुरक्षा बलों ने इन्हें घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, क्या इनपुट्स हैं? अंकिता, बिल्कुल ऑपरेशन इस वक्त जारी है। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस इस ऑपरेशन में लगी हुई है। जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पे फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। तकरीबन 3 बजे के करीब रात को जो है वहां पे फायरिंग हुई, क्योंकि 2 बजे के करीब जो है इस पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी गई। जब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सुरक्षा बलों को मिली थी कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं और फौरन जब ये कॉर्डन शुरू किया गया तो दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। हालांकि इस वक्त फायरिंग का सिलसिला रुका हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी तक 1 मिलिटेंट मारा गया है, लेकिन उसकी अभी पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन एनकाउंटर की पुष्टि पुलिस ने कर दी और बताया कि एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। फिलहाल और मजीद इस एरिया को घेरा गया है क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंटों के इस एरिया में मौजूद होने की इत्तला सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी। अंकिता, रिफत, जिस आतंकी को मारा गया क्या उसका शव बरामद कर लिया गया जिससे कि जानकारी जुटाई जा सके कि कौन से टेररिस्ट आउटफिट से बिलोंग करता था ये? देखिए, एडीजीपी से मैंने बात की और उन्होंने कहा कि अभी बॉडी रिट्रीव नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि उन्होंने पुष्टि की कि एनकाउंटर हुआ है, यानी जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। क्योंकि जब दोनों तरफ से फायरिंग होती है तो कोई मिलिटेंट मारा जाता है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। या अगर किसी घर में होते हैं मिलिटेंट तो फिर जो डिब्री वगैरह होता है, मलबा, उसके नीचे जो है ढूंढने की कोशिश की जाती है बॉडी को। अभी हालांकि बॉडी रिकवर होने की मशक्कत करना अभी बाकी है। हम सीधा बिलाल का रुख कर लेंगे। फ्रेसीपोरा जो कि लोकेशन है जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है, वहां से फ्रेसीपोरा से बिलाल हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ हो रहा है बिलाल वहां पर, हमें बताइए। और ये फ्रेसीपोरा का जो इलाका है कितना सेंसिटिव है ये? देखिए, ये फ्रेसीपोरा जो है रोहमू के आसपास ही एक छोटा सा ही गांव है। तो जो रोमशी नाला है इसके किनारे पे आबाद है ये गांव। और यहाँ पर 4 बजे के करीब, जो रात 4 बजे के करीब ये गोलियों का तबादला जो हुआ था मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान, और एक मिलिटेंट जो है वो मौके पे ही मारा गया। लेकिन अभी जो है इलाके में जो सर्च ऑपरेशन वो बदस्तूर जारी है और यहाँ पर जो डेड बॉडी को रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ में ये भी देखा जा रहा है कि इलाके में मजीद मिलिटेंटों की मौजूदगी तो नहीं है, वो अभी तक देखा जा रहा है। तो इस सिलसिले में जो फौज है या पुलिस है या सीआरपीएफ है, उसने पूरे इलाके का जो कॉर्डन ऑफ किया है और जो आसपास के इलाके हैं उनमें भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो मजीद जो मिलिटेंटों की मौजूदगी है वो देखी जा रही है। अभी तक जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर रिट्रीव नहीं की गई। अलबत्ता यह देखा गया है कि एक मिलिटेंट जो है वो इसमें अभी तक मारा गया है। जी
बिलाल, यानी कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है लेकिन एनकाउंटर खत्म हो गया है। बिलाल, डेमोग्राफी के लिहाज से और सिक्योरिटी के लिहाज से ये इलाका कैसा है, ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए जरा। देखिए, मैं ये बताऊंगा, ये इलाका जो है फ्रेसीपोरा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो रोमशी नाला है, रोमशी नाला के किनारे पे ये आबाद है। एक साइड में इसके रोहमू इलाका जो है, रोहमू एक बड़ा हल्का है, पंचायत हल्का है, वो पड़ता है। दूसरी तरफ से मित्री गांव पड़ता है। तो ये देखा जा रहा है जो रोमशी नाला है, यहाँ पर भी रोमशी नाला के किनारे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का जो है वो मुहासरा कर दिया है। तो लेकिन साथ साथ में कुछ ऑर्चर्ड्स है भी है, एप्पल ऑर्चर्ड्स भी है। तो इस सिलसिले में जो फोर्सेस की जो तलाशी कार्रवाई है वो यहाँ पर बदस्तूर जारी है। जी, एक बार रिफत का भी रुख कर लेंगे। रिफत, ये जो फ्रेसीपोरा का इलाका है या फिर इसके आसपास के इलाके हैं, क्या वहां पर इस तरह की आतंकी घटनाएं क्या हम पहले बहुत देखते रहे थे? क्या इन घटनाओं में अभी कमी आई है? फिलहाल की सिचुएशन क्या दिखाई देती है? देखिए अंकिता, घटनाओं में कमी तो जरूर आई है, लेकिन जिस तरीके से आज का ये ऑपरेशन है, क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी, सीआरपीएफ पुलिस और आर्मी ने जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था और जो इनिशियल फायरिंग हुई, बताया जा रहा है कि 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और उसी में एक मिलिटेंट मारा गया। जिस तरीके से मैंने कहा कि बॉडी अभी रिट्रीव नहीं हुई है, पुलिस ने ये जरूर मेरे साथ बात करते हुए या मैं ये कहूँ कि कन्फर्म किया गया है पुलिस की तरफ से कि एनकाउंटर हुआ है, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, लेकिन बॉडी रिट्रीव नहीं हुई। जहां तक आपने वहां पे मिलिटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज की बात की, तो काफी पुलवामा में मिलिटेंट से रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, काफी एनकाउंटर्स हुए हैं, काफी अटैक्स हुए हैं पूरे साउथ कश्मीर में, चाहे पुलवामा हो, अनंतनाग हो, कुलगाम हो या शोपियां का डिस्ट्रिक्ट हो। क्योंकि ये पुलवामा जो है काफी ये कहा जा सकता है खबरों में रहा है, क्योंकि पुलवामा में ही एक बड़ा अटैक हुआ था हाईवे पे, या बुरहान वानी भी पुलवामा जिले के त्राल इलाके से ताल्लुक रखता था। तो ये जो पूरा एरिया है ये मिलिटेंसी प्रभावित जरूर रहा है, लेकिन आज का ये जो ऑपरेशन है इसमें अभी शायद और टाइम लग सकता है, क्योंकि रेनफोर्समेंट बुलाई गई है, उसमें आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस की मजीद जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। ऐसा समझा जा रहा है कि शायद 2 मिलिटेंट थे, जिसमें से एक ऑन स्पॉट मारा गया है, बॉडी अभी रिट्रीव नहीं हुई है, लेकिन दूसरे मिलिटेंट की तलाश भी जारी है और बॉडी रिट्रीव करने की भी कोशिश जारी है इस वक्त। अंकिता जी, रिफत, बिलाल का एक बार रुख करेंगे। बिलाल, क्या इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि इन 2 के अलावा भी इस इलाके में और भी मिलिटेंट्स छुपे हो सकते हैं? देखिए, जैसे कि पार्लियामानी इंतखाबात शुरू है तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपनी यहाँ पर जो है चौकसी बढ़ा दी है, ताकि जो इलेक्शन है वो पुरअमन तरीके से रहे। तो इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई इलाकों का जो है वो मुहासरा किया जाता था या तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा था। तो उसी कड़ी में आज का ये जो ऑपरेशन है ये भी किया गया था। तो इसमें अभी तक यही कहा गया था कि 2 से 3 या 2 मिलिटेंट हो सकते हैं एरिया में, तो उसी बिना पर ये ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया गया था। ताहम अभी तक जो है 1 मिलिटेंट की मारे जाने की तस्दीक की गई है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि रोहमू जो है इसका जो बॉर्डर एरिया पड़ता है वो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है। तो ये एरिया काफी मिलिटेंसी के लिहाज से काफी एक्टिव भी रहा है, काफी अरसे तक रहा है। तो 19 के बाद यहाँ पर मिलिटेंसी का ग्रॉप जो है वो कम हुआ था। तो ठीक है, बिलाल का रुख करेंगे। बिलाल के ऑडियो में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। यही सवाल आपसे भी करेंगे रिफत। डेमोग्राफी के लिहाज से जरा हमें समझाने की कोशिश कीजिए, कितना सेंसिटिव ये इलाका है? देखिए काफी सेंसिटिव इलाका है, क्योंकि ये जो पुलवामा पड़ता है उसके साथ में शोपियां पड़ता है, अनंतनाग पड़ता है और कुलगाम पड़ता है। जैसा मैंने कहा कि पूरे साउथ कश्मीर में मिलिटेंसी का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन पिछले 3-4 साल से जो है बहुत कम इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो अटैक्स की बात हो या फिर एनकाउंटर्स की बात हो। और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि मिलिटेंट्स की तादाद बहुत कम हो गई है। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले शोपियां में एक जो टूरिस्ट कैब चला रहा था उसको अटैक कर दिया गया, उसके साथ में 2 फॉरेन नेशनल्स भी थे, जर्मनी से ताल्लुक रखने वाला एक कपल वहां पे आया था और होटल में वो ठहरे हुए थे और उसके बाद उन पे फायरिंग हुई, उसमें वो ड्राइवर जो है जख्मी हो गया है और वो जो फॉरेन टूरिस्ट्स थे उनको फिर श्रीनगर शिफ्ट किया गया है और अभी भी वो हॉस्पिटल में है वो ड्राइवर जो जख्मी हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई, चाहे सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, आर्मी हो, उनको अलर्ट पे लगा दिया गया और उसके बाद ये तलाशी कार्रवाई जारी कर दी गई है। लेकिन आज
जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ है, क्या ये मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व थे जो शुपाया में उन लोगों पे हमला हुआ था, रेस्टोरेंट में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था और ये बताया जा रहा था AK-47 से वो हमला हुआ है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये ऑपरेशन जो है अभी इसमें टाइम लगेगा, लेकिन क्या ये वही मिलिटेंट थे जो बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट मारा गया है, क्या वो उसमें शामिल था जो शुपाया में शूट आउट हुआ, या जो शुपाया में फायरिंग की मिलिटेंटों ने? आप समझ लीजिए कि एक फॉरेन 2 टूरिस्ट थे और उनके साथ में एक टैक्सी कैब ड्राइवर यानी टूरिस्ट कैब ड्राइवर था, और उस पर जब गोलियां मारी गई, तकरीबन 2 से 3 गोलियां उसको लगी और वो जख्मी हुआ। जख्मी हालत में उसे फिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। तो अभी थोड़ी देर बाद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अंकिता, जिस तरीके से रिफत आप बता रहे थे, वो इलाका, वहां पर निकास मार्ग भी होंगे, सड़कें भी होंगी और जंगल भी होंगे, और ऐसे में क्या निकास मार्गों को भी सील किया गया है, ये भी समझाएं। और अगर वहां जंगल हैं, आसपास घने जंगल हैं, तो ऐसे में सुरक्षा वालों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा इस हंट को अंजाम देना? देखिए, हालांकि ये जंगली इलाका नहीं है, ये रहमू का इलाका है और वहां से एक रिवर भी बहता है, और जिस तरीके से ये एरिया है पूरा जंगली इलाका नहीं है, बल्कि वहाँ पे ऑर्चर्ड्स बहुत हैं इर्द गिर्द, यानी सेब के बागात हैं। और आजकल चूंकि ग्रीनरी है, अभी समर का मौका आ रहा है या स्प्रिंग जो है वो चल रहा है, स्प्रिंग का मौसम, तो इसमें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है और मिलिटेंट के भाग जाने की भी या बच जाने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। यही वजह है कि पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया जाता है ताकि कहीं से भी मिलिटेंटों को भागने का मौका ना मिले। लेकिन एक मिलिटेंट की जिस तरीके से खबर आ रही है कि एक मिलिटेंट मारा गया है, लेकिन उसकी बॉडी अभी रिट्रीव नहीं हुई है, क्योंकि जो ये एरिया रहता है ये काफी घना एरिया रहता है ऑर्चर्ड्स की वजह से, जो एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं। और बाकी थोड़ा सा वहां पे करेवा टाइप लैंड भी है, थोड़ा सा हिल्स भी हैं, लेकिन फॉरेस्ट एरिया नहीं है। जो अल्पाइन फॉरेस्ट होता है या जंगली इलाका जो है, ये जंगली इलाका नहीं है जहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है, बल्कि थोड़ा सा ये छोटी छोटी जो पहाड़ होते हैं, मिट्टी के पहाड़, वो वहां पे हैं, या करेवा लैंड जिसे कहते हैं, उसी के बीच में ये ऑपरेशन। यानी कि भले ही घने जंगल ना हो रिफत, लेकिन एस्केप करने का, भाग जाने की फिर भी संभावना रहती है या मौका तलाशा जा सकता है मिलिटेंट्स की ओर से। एक बार बिलाल का भी रुख कर लेंगे क्योंकि मौके पर ही बिलाल मौजूद हैं। बिलाल, क्या कोई रीसेंट इनपुट मिल रहा है आपको? देखिए, अभी तक जो यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी है, क्योंकि अभी तक डेड बॉडी भी रिट्रीव नहीं की गई है मिलिटेंट की, जो मिलिटेंट मारा गया है इसमें। ताहम जो सर्च ऑपरेशन है, खासकर जैसे रिफत ने भी कहा कि आजकल जो सेब के बागात इनमें ग्रीनरी भी है, काफ़ी मुश्किल है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस ग्रीनरी के दौरान बागात में, सेब के बागात में ऑपरेशन चलाना। लेकिन जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर अभी भी बदस्तूर जारी है। कोई एक्सचेंज ऑफ फायर दोबारा दूसरा अभी तक देखने को या सुनने को नहीं मिला है, क्योंकि जो फोर्सेस है वो यहाँ पर यही देख रही है कि जो दूसरा मिलिटेंट है इसमें था, वो इसकी तलाश जो है वो बदस्तूर यहाँ पर जारी है और पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ हुआ है। यानी कि सुरक्षा वालों ने सिचुएशन को फिलहाल कंट्रोल में कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत और बिलाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां पर रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। मंडी में प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर और ड्राइवर वेलफेयर ने जताई नाराजगी। निजी गाड़ियों की हायरिंग को लेकर जताई नाराजगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डीसी, एसपी और आरटीओ को सौंपा ज्ञापन। सोलन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने फुटकर विक्रेताओं पर की छापेमारी। दुकानों पर रेट लिस्ट न लगाने को लेकर काटे चालान। छापेमारी के दौरान विभाग ने 170 किलो सब्जी की जब्त। कठुआ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी रैली। बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह के लिए मांगे वोट। कहा, पीएम मोदी की अगुवाई में बदली भारत की तस्वीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ईद आज मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की गई नमाज। नमाज के बाद लोग एक दूसरों को गले लगाकर दे रहे मुबारकबाद। श्रीनगर में दरगाह हजरत बल में ईद की नमाज। नमाज में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। ईद पर बधाई संदेशों का लगा तांता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने दी मुबारकबाद। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की हो रही है पूजा। शक्तिपीठों और माता मंदिरों में विशेष अनुष्ठान। उधमपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पवन खजूरिया
और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज के दिन एक बार फिर धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा। कंगना रनौत हिमाचल लौट रही हैं और आते ही मनाली में चुनाव प्रचार करेंगी। कम से कम 3 जगहों पर जनसभा करेंगी और उनकी गैर हाजिरी में भी कांग्रेस का हमला रुका नहीं है और उन पर छींटाकशी होती रही। बहुत मुमकिन है कि वो वोटर्स को लुभाने के साथ विरोधियों पर भी जवाबी हमला करेंगी। कांगड़ा से बीजेपी उम्मीदवार राजीव भारद्वाज भी चुनाव प्रचार का एक्सीलेटर दबाएंगे और 7 जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। कांगड़ा में ही कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में उतरेगी। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संजय अवस्थी आम लोगों से मिलेंगे और कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। इन सभी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी और पल पल की चुनावी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज कंगना रनौत जिस तरीके से 3 दिनों के बाद हिमाचल लौट रही हैं, उनकी गैर मौजूदगी में जिस तरीके से उन पर हमले होते रहे, छींटाकशी होती रही, उसके बाद कंगना रनौत की मनाली में ये जो मौजूदगी होगी, इस पर किस तरीके से जनता का रिएक्शन होगा, किस तरीके से विपक्ष हमलावर रहेगा, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको बताएं कि गैर हाजिरी में कंगना रनौत की कांग्रेस का हमला रुका नहीं, उन पर लगातार छींटाकशी होती रही। बहुत मुमकिन है कि वो वोटर्स को लुभाने के साथ साथ विरोधियों पर जवाबी हमला करें, और क्योंकि ये कहा ही जाता है कंगना रनौत के बारे में कि वो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जानी जाती हैं। और हम सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी मनाली से रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, 3 दिन का ये दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम है कंगना का? जी देखिए, आज जो है कुल्लू जिला का जो प्रवेश द्वार है बजौरा, वहां पर ये करीब 11 बजे जो है कंगना रनौत का स्वागत किया जाएगा। ये जानकारी जो है, जो यहाँ जो मंडी संसदीय क्षेत्र के भाजपा के प्रभारी हैं गोविंद ठाकुर, उनकी तरफ से दी गई है कि करीब 11 बजे कंगना रनौत जो है मंडी के सरकाघाट में स्थित अपने मामला से सड़क मार्ग से वहां पर पहुंचेंगी और बजौरा में उनका स्वागत होगा। और बजौरा के बाद सीधा कंगना रनौत जो है मनाली के लिए रवाना होंगी और मनाली के रामबाग में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। उसके बाद जो उनका लंच है वो नसोगी गांव में एक निजी होटल में कंगना रनौत का लंच रखा गया है। उसके बाद वो जो मनाली की अधिष्ठात्री देवी है हडिम्बा माता, उसके दर्शनों के लिए कंगना रनौत जाएंगी। और उसके बाद ये जानकारी निकल कर आई है कि पनगांव गांव में स्थित जो गुम्पा है, जो बौद्ध मठ है, वहां पर भी शाम के समय दर्शन के लिए कंगना जाएगी। तो देखिए, आज का तो ये शेड्यूल जो है कंगना रनौत का रहने वाला है। और जिस तरह से नजरें अब कंगना रनौत पर टिकी हुई हैं कि जिस तरह से चौतरफा हमले जो है विरोधियों की तरफ से उन पर किए गए हैं, कि आज जनसभा में देखे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, इस पर नजर रहेगी। बड़ी बात अंकिता, देखिए इसमें ये भी है कि मनाली में आज जो है मौसम सुबह के समय खराब है और ऊंची जो चोटियां हैं उन पर बर्फबारी हो रही है। तो लेकिन तापमान जरूर यहाँ पर गिरा हुआ है, लेकिन कंगना के आने से ही सियासी पारा जो है यहाँ पर चढ़ जाएगा। इसमें भी कोई सियासी सरगर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कंगना रनौत के आने से। और देखने वाली बात यह भी होगी कि महेश्वर सिंह क्या एक्टिवली कंगना रनौत के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे या नहीं आएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया रणवीर आपका। लेकिन आज के दिन एक बार फिर हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा, क्योंकि कंगना रनौत हिमाचल लौट रही हैं और आते ही मनाली में चुनाव प्रचार करेंगी। कम से कम 3 जगहों पर जनसभा करेंगी। उनकी गैर हाजिरी में भी कांग्रेस का हमला रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उन पर लगातार छींटाकशी होती रही। बहुत मुमकिन है कि वो वोटर्स को लुभाने के साथ साथ विरोधियों पर जवाबी हमला भी करें। कंगना रनौत अपनी हाजिर जवाबी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन सियासी रण में वो किस तरीके से अपने विरोधियों को जवाब देंगी, ये आज देखने को मिलेगा। कांगड़ा से हालांकि बीजेपी उम्मीदवार राजीव भारद्वाज भी चुनाव प्रचार का एक्सीलेटर दबाएंगे और 7 जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। कांगड़ा में ही कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में उतरेगी। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संजय अवस्थी आम लोगों से मिलेंगे और कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। इन सभी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। पल पल की चुनावी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। संजय अवस्थी की अगर बात करें खासकर कांगड़ा की, तो संभवतः संजय अवस्थी को कांगड़ा से उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस का यह हाल सिर्फ कांगड़ा नहीं है, बल्कि देश भर में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस तय नहीं कर पाई है कि उसे कौन सा कैंडिडेट कहां से उतारना है। एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मोदी के रैली के बारे में दी जानकारी। 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की ग्राउंड में होगी, मोदी ग्राउंड में होगी रैली।
रियासी के सुलह पार्क की गंदगी को लेकर पर्यटकों ने जताई नाराजगी। लोगों ने कहा कि फ्लोरिकल्चर विभाग केवल दिखावे का कर रहा है रखरखाव। रामबन में जिला निर्वाचन अधिकारी बसीरुल हक चौधरी ने लोगों से की मतदान करने की अपील। अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए किया आग्रह। 75 साल बाद टटवाल एलओसी पर पहली बार हुई गंगा आरती। एलओसी के किशन गंगा नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती। एलओसी के किशन गंगा नदी के तट पर पहली बार हुई गंगा आरती। सेवा शारदा कमेटी के संस्थापक रविंदर पंडित ने किया नेतृत्व। निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने न्यूज 18 JKLS से की खास बातचीत। कहा, विधानसभा अध्यक्ष को जो भी करना है जल्दी करें। हाईकोर्ट में हमारे मामले में हुई अच्छी बहस। 24 को विधानसभा अध्यक्ष को देना है जवाब। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मामले में 24 अप्रैल तक स्पीकर को देना होगा जवाब। हिमाचल हाईकोर्ट के मामले में सुनवाई के दौरान दिए निर्देश। पूर्व सीएम धूमल का जन्मदिन आज। हमीरपुर में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बेटे अनुराग ठाकुर ने पिता को दी बधाई। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात कांगड़ा की करेंगे, जहां कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में डॉक्टर राजीव भारद्वाज की ताबड़तोड़ जनसभाएं। भाजपा प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज 11 बजे से शाम 6 बजे तक जनसभाएं करेंगे। दोपहर से पहले वीरता, मटौर, सहोड़ा में जनसभा होगी। दोपहर बाद रिहालपुरा, जोगीपुर, पुराना कांगड़ा, सनौरा और तियारा में जनसभा करेंगे। साल 1989 से भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं डॉक्टर भारद्वाज। प्रदेश उपाध्यक्ष और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी और प्रत्याशी भी डॉक्टर भारद्वाज रहे हैं और ऐसे में सियासत का लंबा अनुभव है। और अगर कांगड़ा क्षेत्र की बात करें तो इससे ये साफ होता है कि काफी जो रीजनल अनुभव भी देखने को मिल रहा है। और सीधा हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा का रुख कर लेंगे। विचित्र, डॉक्टर राजीव भारद्वाज की 7 ताबड़तोड़ जनसभाएं। अंकिता बिल्कुल सही कहा। देखिए, क्योंकि माहौल चुनावी है, निश्चित तौर पर ये जनसभाएं तो करनी पड़ेगी। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक कोई प्रत्याशी तय नहीं किया गया है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी इस वक्त मैदान में उतारा जा चुका है वो ताबड़तोड़ इसी तरह से जनसभाएं न केवल कांगड़ा में बल्कि चंबा, जो कि दुर्गम क्षेत्र है और जो कि आकांक्षी जिला भी है हिमाचल प्रदेश का, वहां पर भी वो होकर आए हैं। कई जनसभाएं वहां पर कर चुके हैं। यानी कि अगर हम लोग ये कहें कंपैरेटिवली कांग्रेस, तो वो सैकड़ों जनसभाएं इस वक्त तक कर चुके हैं। और आज की अगर मैं बात करूं तो सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है वो कांगड़ा में ही, वो जो है कांगड़ा सदर में, यानी कांगड़ा सदर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जो है ये जनसभाएं करने वाले हैं। और दोपहर से पहले का अगर शेड्यूल अगर हम लोग देखें तो उस पर साफ तौर पर ये देखने में मिल रहा है कि किस तरह से वो कहां किन क्षेत्रों में जाने वाले। तो जैसे कि वीरता में वो सुबह 11 बजे नजर आएंगे, उसके बाद पुराना मटौर में जाएंगे, उसके बाद फिर सहोड़ा में जाएंगे। सहोड़ा वो जगह है जो कि पहले कांग्रेस पार्टी के वहां से जो नेता थे पवन काजल, जो कि भारतीय जनता पार्टी में आ चुके थे, वो उनका अपना खुद का गृह जगह है, यानी वहां का उनका रिहायशी इलाका है वो। तो वहां पर भी वो जनसभा करने वाले हैं। और उसके बाद फिर दोपहर बाद यानी कि 2 बजे उनका दोपहर का भोजन होगा और दोपहर के भोजन के तुरंत बाद विचित्र, संजय अवस्थी भी कांगड़ा में जनसभाएं करने पहुंच रहे हैं। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कांगड़ा में इस वक्त मौजूद होगी। संजय क्या सेल्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं खुद को कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस की ओर से, क्योंकि ऑफिशियली तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट है नहीं? देखिए अंकिता, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो संजय अवस्थी हैं वो अर्की से ऑलरेडी ही विधायक है सीपीएस से हिमाचल प्रदेश सरकार में। और ये जो है वो अभी हाल ही में जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और कार्यकारी अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद क्योंकि कल हमारी जो उनसे लंबी चौड़ी वार्तालाप हुई है उसमें उन्होंने पूरा जिक्र किया है कि वो डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि धर्मशाला से जो प्रत्याशी, धर्मशाला से जो विधायक थे कांग्रेस पार्टी के सुधीर शर्मा, वो अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उपचुनावों में यहाँ पे प्रत्याशी हैं। और क्योंकि बहुत बड़ा डैमेज जो है वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हुआ है, अभी निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो है माथा पच्ची कर रही है, मंथन कर रही है कि किसको यहाँ पर उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट थे। तो उस पर यहाँ पर जो है वो आज ये मंथन करने वाले हैं, आम जनमानस से मिलने वाले हैं, आम लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कौन कैंडिडेट जो है वो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए सही हो सकेगा। क्योंकि सामने जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का वो है सुधीर शर्मा। और सुधीर शर्मा वो नेता है जो कि साल 2012 में जो है एक तरह से पैराशूट के तौर
पर जो है बैजनाथ से जो है वो धर्मशाला पहुंचे थे और उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2017 में वो चुनाव हार गए थे। साल 2019 के उपचुनावों से उन्होंने किनारा कर लिया था, लोकसभा के चुनावों से भी उन्होंने किनारा किया था। तो तब से ही भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी को लगने लगा था कि सुधीर शर्मा कभी भी उनको गच्चा दे सकते हैं। और अंततः इस बार जो है उन्होंने जो है राज्यसभा के जब चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त अपना मत अधिकार का प्रयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में किया। उसके बाद से स्थितियां जो है पूरी तरह से बदल गई, सियासत में बहुत बड़ा भूचाल आ गया और इनफैक्ट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई जगहों पर जो है सुधीर शर्मा को इस पूरे एपिसोड के लिए जो है वो जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। तो क्योंकि सुधीर शर्मा का अपना एक कद है, तो संजय अवस्थी जो है उनका भी एक अपना कद है और वो भी छात्र राजनीति से सक्रिय हुए हैं। वीरभद्र की जो सीट थी अर्की में, जब उनका देहांत हुआ था उस वक्त, तो उसके बाद उनको ये सीट उपचुनावों में मिली थी और अर्की से संजय अवस्थी जो है वो विधायक बने थे। तो उनके वो एक कद्दावर नेता है, वो भी कांग्रेस पार्टी में, तो उनको ही कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर भेजा गया है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि कांग्रेस का कैंडिडेट्स को लेकर ये डिलेमा है, ये ऐसा ना हो कि चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विचित्र, और यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मुख्यमंत्री सुक्खू के हमीरपुर दौरे का चौथा दिन, तरोपका में कांग्रेस में के कार्यकर्ता सम्मेलन में करेंगे शिरकत। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का बढ़ाएंगे उत्साह। बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू के खिलाफ दर्ज कराया आपराधिक मुकदमा। 15 करोड़ वाले सीएम सुक्खू के बयान पर मानहानि का लगा चुके हैं आरोप। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर हाईकोर्ट में सुनवाई, इस्तीफा स्वीकार नहीं होने पर हाईकोर्ट में विधायकों ने की अपील। कांगड़ा में सामने आया अभिभावकों की लापरवाही का मामला। कार में बच्ची को बंद करके खरीदारी के लिए चले गए अभिभावक, स्थानियों ने शीशा तोड़कर बच्ची को निकाला। लाहौल स्पीति में दारचा शिंकुला पादुम दर्रे से हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू। सीमा सड़क संगठन की टीमें सड़क खोलने में जुटी। लाहौल स्पीति वैली मार्ग कुंजम दर्रा अप्रैल के अंतिम सप्ताह जाएगा खोला। पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे समेत 5 लोग चिट्टे के साथ गिरफ्तार। शिमला के ओल्ड बस स्टैंड के पास एक युवती के साथ होटल में ठहरे थे आरोपी। हिमाचल में एचआरटीसी का मुस्लिम महिलाओं को बड़ा तोहफा, ईद के मौके पर बसों में मुफ्त सफर। रामलाल मारकंडा को नहीं मिलेगी कांग्रेस से टिकट। मारकंडा के लिए टिकट के सभी दरवाजे बंद। लाहौल स्पीति में अपने कैडर के नेता को ही टिकट देगी कांग्रेस। जिला प्रभारी और कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोलन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से पूछकर भाजपा किसी को टिकट नहीं देगी। वहीं विक्रमादित्य के बयानों पर पलटवार करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि छोटी सी उम्र में विक्रमादित्य ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी उन्हें बारीकियां सीखने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें चुनौती न प्रतिभा सिंह से है और न ही विक्रमादित्य से है, बल्कि कंगना रनौत उनके लिए खुद ही एक चुनौती है। में हैं और सोलन में पहुंचे हैं और यहाँ पर एक बैठक का भी उन्होंने अध्यक्षता यहाँ पर की है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनको चार्ज करने का प्रयास भी किया और साथ में उनको नई जिम्मेवारियां भी यहाँ पर सौंपी गई है। और इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के दौर पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी यहाँ पर हो रही है और सबसे हॉट सीट मंडी मानी जा रही है। और मंडी हॉट सीट इसलिए क्योंकि वहां पर कंगना रनौत है, वो लड़ रही है और सामने अब हो सकता है प्रतिभा मैडम हो या फिर विक्रमादित्य हो। आप दोनों में से किसको बड़ी चुनौती मानते हैं? जो भी हालात होंगे, परिस्थितियां होंगी, उनका सामना करेंगे और चुनाव लड़ करके जीतेंगे। और मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में अभी तक परिस्थिति यह है कि सब चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। वही स्थिति कांगड़ा में है, वही स्थिति हमीरपुर में है, वही स्थिति इनकी अभी शिमला में है, कोई कैंडिडेट तय नहीं हो पाए, और वही स्थिति मंडी में है। मंडी में तो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने ही कहा कि चुनाव लड़ने जैसे हालात ही नहीं छोड़े हैं सरकार ने। सांसद निधि से ही चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। लोगों के काम नहीं हुए, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, विधायकों की सुनी नहीं गई, मंत्रियों ने त्यागपत्र दे रखे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में मंडी में कोई भी आए, हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन आएगा, जो भी आएगा
विक्रमादित्य या प्रतिभा मैडम, दोनों में से आप किसको यानी कि टफ मानते हैं या हम किसी को इजी मानते हम किसी को भी टफ नहीं मानते हैं, और मैं समझता हूं कि कोई भी टफ नहीं है, हम जीतेंगे। और हमारी कंगना जो है वो सबके लिए टफ कैंडिडेट है। जैसे अगर बात करें, भाजपा के पास अभी आंकड़ा 25 का है, कांग्रेस के पास 34 का है, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि नहीं वो तो यानी कि हारेंगे और आप उनको गिरा देंगे और 4 जून या 6 जून को फिर एक बदलाव होगा, कैसे होगा? देखिए, मैं उन सारी चीजों पर भी कहना ज्यादा उचित नहीं समझता हूँ। वो यही बातें वो कहते थे राज्यसभा के बारे में, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, संभव ही नहीं है। लेकिन हुआ, आपके सामने हुआ, और इसलिए जो चीजें होने वाली हैं उनका जिक्र करने की पहले आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस राज्यसभा की सीट हार गई। प्रदेश में बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद बजट में उनको भाजपा के 15 विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा, तब जाकर के बजट पारित हुआ। सरकार तो है ही नहीं, सरकार तो चले गई है। नैतिकता के आधार पर हिमाचल प्रदेश में मैं कहूं कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। और ऐसे में आने वाले समय में जो बात कह रहे हैं कि क्या होगा, कैसे सरकार जाएगी, इस पर वो टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये चुनाव जो है, अगर ये 9 उपचुनाव एक साथ हो जाते हैं, जिसमें 6 के घोषित हो चुके हैं, 3 के अभी हुए नहीं है, क्योंकि वो अभी तक स्वीकार नहीं किया है उन्हें, रेजिग्नेशन स्पीकर ने, जो करना ही पड़ेगा मेरा कहना है। उसको ज्यादा देर तक वो नहीं टाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट है, आज हाई कोर्ट में हमने मामला दर्ज किया, 24 तारीख को तारीख लगी है। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें न्याय होगा। कांग्रेस और मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर 9 उपचुनाव साथ होते हैं और उसका परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, सरकार अपने आप चले जाएगी सब। और इसी पर हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, जयराम ठाकुर बहुत ही अग्रेसिव लेकिन जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अंकिता, और जिस प्रकार से कंगना रनौत की लॉन्चिंग मंडी से हुई है लोकसभा के लिए, उसके बाद से तल्खी ज़रूर देखी जा रही है, क्योंकि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मंडी से या तो प्रतिभा सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगी या फिर विक्रमादित्य। शुरुआत में प्रतिभा सिंह का नाम ज़रूर चला था, लेकिन अब विक्रमादित्य सिंह की उम्मीद है कि उनको टिकट मिलेगी। उनके पुत्र हैं, कैबिनेट मंत्री हैं हिमाचल सरकार में। तो अब जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो चुका है। विक्रमादित्य सिंह भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, क्योंकि वो मंडी से आते हैं, सिराज विधानसभा क्षेत्र से वो जीते हुए हैं एक बड़े मार्जिन से, तो वो मोर्चा संभाले हुए हैं मंडी से। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और जिस प्रकार से पिछले दिनों कंगना रनौत के ऊपर विक्रमादित्य सिंह की तरफ से टिप्पणी की गई थी, प्रतिभा सिंह की तरफ से टिप्पणी की गई थी, उसका प्रति उत्तर हम देख रहे हैं जयराम ठाकुर की तरफ से है। और लगातार अब जयराम ठाकुर के कॉन्फिडेंट होने के पीछे एक और कारण है कि मंडी जिला में अब 10 में से 9 सीटें भाजपा के पास है। तो एक क्लियर मैंडेट जरूर विधानसभा चुनावों के अगर सीटों के लिहाज से देखें तो मंडी में भाजपा के लिए है। तो शायद अब इसी कॉन्फिडेंट को लेकर जयराम ठाकुर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुद्दे लगातार, क्योंकि अभी लंबा समय है मतदान के लिए, हिमाचल प्रदेश में अंतिम फेज में मतदान होने हैं, तो ऐसे में एक लंबा समय है। और जो ये गर्माहट है राजनीति की, ये अब धीरे-धीरे समय के साथ और ज्यादा राजेंद्र बढ़ती हुई दिखाई देगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर। लेकिन राजेंद्र, हमें समझाइए कि जयराम ठाकुर ने ये क्यों कहा कि कांग्रेस से पूछकर भाजपा किसी को टिकट नहीं देगी? बिल्कुल, जिस प्रकार से भाजपा के ऊपर और खासकर कंगना रनौत के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, पहले कहा जा रहा था कि मुंबई से एक अभिनेत्री को मंडी चुनाव लड़ाने के लिए भाजपा लेकर आई है, किसी स्थानीय नेता को टिकट नहीं दिया गया है। तो उसके ऊपर फिर भाजपा की तरफ से पलटवार किया जा रहा है कि कंगना रनौत मंडी की रहने वाली है, सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली है, यहाँ उनके घर है, काम के सिलसिले में ज़रूर गई है, और भाजपा को किसको टिकट देना है ये भाजपा खुद तय करेगी। एक और इसमें एक एंगल हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा की 6 सीटों के ऊपर, और ये 6 के 6 जो प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से दिए गए हैं, ये वही लोग हैं, वही नेता हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के विधायक होते हुए भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया था, और उसके बाद फिर कांग्रेस छोड़ी और अब भाजपा में शामिल हुए। भाजपा की तरफ से तमाम इन 6 के 6 नेताओं को प्रत्याशी बनाया गया है। तो उसको लेकर भी परोक्ष रूप से हम कह सकते हैं कांग्रेस निशाना साध रही है। वही बात भाजपा कह रही
रही है कि अपने कैंडिडेट कांग्रेस से अभी तक तय नहीं हो पाए हैं, ना ही 6 सीटों पर उपचुनावों के लिए कैंडिडेट तय हो पाए हैं, ना ही 4 लोकसभा की सीटों के लिए लोकसभा की सीटों के लिए कैंडिडेट तय हो पाए हैं। और आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा के प्रत्याशियों के ऊपर, चाहे वो लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभा की 6 सीटों के ऊपर हो। तो ये बात लगातार भाजपा के नेता हर मंच पर कहना नहीं भूल पा रहे हैं कि कांग्रेस अभी तक क्लियरिटी ही नहीं कर पाई है कि किन लोगों को टिकट देना है, किन लोगों को टिकट नहीं देना है। वही भाजपा की अगर हम बात कहें तो जरूर, लेकिन राजेंद्र सवाल तो यही है ना कि कांग्रेस की ये जो क्लैरिटी की कमी है, इसका खामियाजा कांग्रेस को कितना भुगतना पड़ेगा भी या नहीं, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह के बोल सामने आ रहे हैं, क्या माना जाए कि विक्रमादित्य और कंगना बनाम जो टक्कर है वो तय है, या सस्पेंस अब भी बरकरार है कांग्रेस की ओर से? अब लगभग जो चुनावी गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं, उनके अनुसार लगभग ये तय माना जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह ही कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे मंडी संसदीय क्षेत्र से। हालांकि अब आधिकारिक घोषणा कब तक होती है, क्योंकि दिल्ली में जो हिमाचल के बड़े नेताओं की बैठक, हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और अन्य जो प्रभारी लगाए गए हैं लोकसभा चुनावों की दृष्टि से, उनके साथ बैठक हो चुकी है और उसमें प्रमुखता से विक्रमादित्य के नाम के ऊपर डिस्कस भी हो चुकी है। और ये माना गया है कि विक्रमादित्य सिंह मंडी से प्रबल कैंडिडेट हो सकते हैं और एक अच्छी टक्कर दोनों के बीच में देखने को मिल सकती है। तो अगर उस बात को आधार माने तो जरूर विक्रमादित्य सिंह मंडी से कैंडिडेट हो सकते हैं। और आने वाले दिनों में उम्मीद लगाई जा रही है कि 1-2 दिन में कांग्रेस की लिस्ट भी जारी हो सकती है और उसके बाद फिर सीधी टक्कर हम देख पाएंगे कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच में। युवा फेस हैं जरूर और एक इंटरेस्टिंग कंटेस्ट जरूर मंडी में हो सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस कब तक अपने टिकट जारी करती है, कब तक चुनावी मैदान में तमाम कैंडिडेट्स को उतारा जाता है और फिर उसके बाद चुनावी माहौल क्या रहता है, क्योंकि एक लंबा समय अभी है 1 तारीख तक मतदान के लिए हिमाचल प्रदेश में। तो राजनीति कई करवट में रंग बदलेगी। लेकिन राजेंद्र, अगर ऐसा हुआ विक्रमादित्य सिंह को कंगना रनौत के सामने उतारा गया तो लड़ाई वाकई बेहद दिलचस्प रहने वाली है। लेकिन कल जो मीटिंग जयराम ठाकुर की ओर से ली गई है, क्या एजेंडा इस मीटिंग का था? नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल इस बैठक में मौजूद थे और ये शिमला संसदीय क्षेत्र को लेकर बैठक थी। अभी तक जो इलेक्शन कैंपेन हुई है और जो संभावित उम्मीदवार प्रत्याशी हम कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से होंगे, उन तमाम चीज़ों को लेकर, इसके अलावा संगठन की तैयारी क्या कुछ अभी तक है, क्योंकि भाजपा की जो राष्ट्रीय और हाईकमान है उनकी तरफ से जो शेड्यूल दिया गया है, एक जैसा शेड्यूल पूरे देश में है और हिमाचल प्रदेश में जो शेड्यूल है खासकर शिमला संसदीय क्षेत्र में, उस शेड्यूल को लेकर ये चर्चा हुई है कि अभी तक कितना अचीव कर लिया गया है और आगे क्या कुछ किया जाना है। इसके अलावा इलेक्शन कैंपेन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाना है। और एक और महत्वपूर्ण बात हम कह सकते हैं कि 20 तारीख के बाद 22 या 23 तारीख से हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की जनसभाएं या रैलियां भी होना लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि अंतिम शेड्यूल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी है वो यही है कि 20 तारीख के बाद 23 या 24 तारीख से हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय नेता स्टार प्रचारक के रूप में हिमाचल पहुंच सकते हैं। जनसभाओं की तैयारी की जा सकती है और उसको लेकर भी सभी संसदीय क्षेत्रों में, क्योंकि जो भाजपा की तैयारी है वो संसदीय क्षेत्रों को ध्यान में रखकर की जा रही है। हर संसदीय क्षेत्र के लिए अलग रणनीति बन रही है, हर संसदीय क्षेत्र के लिए अलग जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है, उनको फाइनल किया जा रहा है। उसी को लेकर कल ये बैठक थी और अगर कोई स्टार प्रचारक तय किया गया है, हालांकि अभी इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, तो फिर उनकी रैली कहाँ करवानी है और कौन से बड़े इशू हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जाना है, जो जनसभा में वो स्टार प्रचारक कहेंगे। हालांकि एक बात तय है कि भाजपा जहां भी रैली कर रही है, जनसभा कर रही है या वोट मांग रही है, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है और वोट पीएम के नाम पर मांगे जा रहे हैं, मोदी के नाम पर मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे उसके साथ कौन से रहने वाले हैं जिनके ऊपर फोकस स्टार प्रचारक करेंगे, उसकी बात भी जो पिछले कल बैठक हुई है उसमें हुई है। इसके अलावा क्योंकि डॉक्टर राजीव बिंदल खुद शिमला संसदीय क्षेत्र का कार्य देख रहे हैं लोकसभा चुनावों की दृष्टि से, तो ऐसे में उनकी तरफ से भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक ये रही है और इसके बाद हमने देखा कि सीधे नेता प्रतिपक्ष वहां से हमीरपुर पहुंचे और अब
मंडी का रुख किए हैं, क्योंकि मंडी अब एक हॉट सीट बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में, क्या पूरे देश में हम कह सकते हैं। जब से कंगना रनौत वहां से उतरी हैं, लगातार उनके बयान नेशनल लेवल पर छाए हुए हैं। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खुद मंडी संभाल रहे हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल शिमला में बैठे हुए हैं, शिमला संसदीय क्षेत्र का कार्य देख रहे हैं। तो रणनीतिक तौर पर भाजपा कुछ आगे नजर आ रही है फिलहाल कांग्रेस से, जैसे कैंडिडेट भाजपा की तरफ से डिक्लेयर कर दिए गए हैं और एक चरण हम कह सकते हैं इलेक्शन कैंपेन का जो ग्राउंड लेवल का होता है पहला चरण, वो भाजपा के लगभग चारों प्रत्याशियों की तरफ से कवर कर लिया गया है। चाहे अनुराग ठाकुर हो, कंगना रनौत हो या फिर राजीव भारद्वाज का जिक्र जिस प्रकार से अभी भी चित्र कर रहे थे, आज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, उसी प्रकार से शिमला से भी सुरेश कश्यप, वो भी लगभग हम कह सकते हैं कि आधे विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्शन कैंपेन कर चुके हैं और लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। अब जो कुछ एक क्षेत्र बचता है उसमें जरूर करेंगे और उसके बाद फिर सेकंड फेज हम भाजपा का देखेंगे, जहां पर भाजपा लगभग एक ग्रुप में हम कह सकते हैं वहां पे ये सभी कैंडिडेट जनसभाओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर स्टार प्रचारक का काम शुरू हो जाएगा। स्टार प्रचारक आएंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, उसके बाद फिर भाजपा के बड़े नेता जो शीर्ष लेवल के, चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, क्योंकि वो भी हिमाचल से आते हैं, उनकी रैलियां हो सकती हैं। इसके अलावा अनुराग ठाकुर यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी स्टार प्रचारक के रूप में हिमाचल प्रदेश में भी कैंपेन कर सकते हैं अन्य राज्यों के साथ साथ। तो जो स्ट्रैटेजिक तौर पर भाजपा जरूर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस अब जैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर करती है फिर कांग्रेस का कैंपेन भी हम देखेंगे और लगातार जो गहमा गहमी है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो अब दोनों राजनीतिक दलों में हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो अब राजनीतिक गर्मी हम कह सकते हैं वो छाई हुई है। वो विक्रमादित्य सिंह के बयान एक तरफ से आ रहे हैं और दूसरी तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगे हुए हैं, उनकी बयानबाजी आ रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री जो खुद, यानी कि राजेंद्र, तैयारी बहुत जबरदस्त है और बीजेपी क्योंकि हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और ऐसे में कांग्रेस के कैंपेन में और कैंडिडेट अनाउंस करने में कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा देरी हो जाए। शुक्रिया राजेंद्र आपका। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।